भैया जी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, भैया जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, भैया जी नेट एक्सपोर्ट। तो फॉर्मूला क्या हो गया? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ एडी? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। एडी का फॉर्मूला क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। 3-4 बार बोलोगे, अपना दिमाग फिट हो जाए, कभी नहीं भूलोगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स की सबसे अच्छी स्कोरिंग और टफ भी जो यूनिट है वो है इनकम डिटर्मिनेशन। और उस इनकम डिटर्मिनेशन में जनरली जो मार्क्स होते हैं वो मार्क्स हम अच्छे तरीके से अचीव कर सकते हैं। पर क्या समस्या क्या है कि कुछ ऐसी जगह पर हम गलती कर देते हैं जहां अपने मार्क्स कट जाते हैं। बोर्ड एग्जाम आने वाले हैं, उन बोर्ड एग्जाम में हमें अच्छे से तैयारी करनी है, और अच्छे से तैयारी करनी है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में ये जो यूनिट है यह आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर करती है। कब? जब आप इसके एक एक टॉपिक को बहुत अच्छे से समझते हैं। बेटा इस वीडियो में हम एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड जो चैप्टर है, मतलब स्टार्ट, इस यूनिट को हम 3 पार्ट में क्लासिफाई करके समझ सकते हैं। पहला चैप्टर एग्रीगेट डिमांड रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स, नेक्स्ट चैप्टर इनकम डिटर्मिनेशन जिसमें एडी और एएस के थ्रू कहां पर इक्विलिब्रियम होगा वो हम यहां पर देखेंगे, और लास्ट इसका थर्ड पार्ट डेफिशिएंट और एक्सेस डिमांड क्या होती है, उसको करेक्ट कैसे करते हैं वो हम समझ सकते हैं। तो इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं एग्रीगेट डिमांड क्या है। इस वीडियो में लास्ट तक बने रहना, एक ऐसी ट्रिक आपको बताऊंगा ताकि एग्जाम में आपके मार्क्स कहीं नहीं जाएं, और बहुत ही शॉर्ट में आपने बहुत सारी बुक में, इंटरनेट पर, यूट्यूब पर, अलग चैनल पर बहुत सारे वीडियो देखे होंगे, बहुत सारा आपने कंटेंट देखा है, बहुत सी प्रकार की बुक में आपने अलग देखा है। तो मैं जो आपको बताने वाला हूं आज एग्रीगेट डिमांड से रिलेटेड जो शॉर्ट पे नोट्स और कैसे इसको याद रखें वो ट्रिक, अगर आप ये वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर एग्जाम में देखने को मिलता है, चाहे वो सीबीएसई का हो या कोई सा भी बोर्ड हो, उसमें आप अच्छे मार्क्स अचीव कर सकते हैं। तो बेटा शुरू करते हैं। आपके सामने है यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो चैप्टर है उसको हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब इस यूनिट में हम आगे बढ़े उससे पहले एक बात आपको ध्यान रखने की जरूरत है। जनरली हम जो भी मेजर लेते हैं वो मेजर एक्चुअल उठाते हैं। अपन कोई भी कुछ प्लान कर रहे हैं तो ये कितना है, ये क्या है, क्या नहीं है, ये अपन देखते हुए चलते हैं। मगर जब हम इकोनॉमी की बात करते हैं तो इकोनॉमी में यहां पर भी 2 वेरिएबल काम करते हैं, एक तो है एक्स आंटे एंड दूसरा है एक्स पोस्ट। अब ये एक्स आंटे और एक्स पोस्ट है क्या? हम आने वाले टाइम पीरियड में इकोनॉमी के लिए इक्विलिब्रियम को फाइंड कर रहे हैं। अब आने वाला टाइम पीरियड है, इसका मतलब एक्चुअल तो वैल्यू होगी नहीं। वैल्यू कौन सी होगी? प्लान वैल्यू। जो अपन प्लान कर रहे हैं वो वैल्यू हम यहां पर उठाते हैं। तो ध्यान दीजिएगा बेटा, यहां पर जो एक्स आंटे वैल्यूज हैं वो सभी प्लान्ड वैल्यूज होती हैं। अब एग्रीगेट डिमांड में हम डिमांड होती क्या है, इसके अलग अलग कॉन्सेप्ट्स होते क्या है, वो सब एक एक करके उठाते हैं। तो आपने पढ़ा भी है, यहां पर ध्यान रखिएगा, यहां पर जो नोट्स है बहुत शॉर्ट में लिए गए। तो आप देख सकते हैं सामने आपके कि यहां पर हम जब भी कंजप्शन की बात करते हैं या इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं, सी क्या बता रहा है यहां पर? कंजप्शन को। आई क्या बता रहा है यहां पर? इन्वेस्टमेंट को। आउटपुट जो है, ये सभी वैल्यू जो है हम प्लान्ड वैल्यू को ही लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सी वैल्यू? प्लान्ड वैल्यू, जिसको हम कहते हैं एक्स आंटे। इसके एवज में दूसरी जो वैल्यूज होती है वो कहलाती है एक्सपोस्ट वैल्यूज। एक्सपोस्ट वैल्यूज मतलब एक्चुअल, मतलब साल भर हो गया, टोटल कंजप्शन कितने रहे, टोटल इन्वेस्टमेंट कितने रहे, एग्रीगेट डिमांड कितनी रही, एग्रीगेट सप्लाई कितनी रही, वो सब कुछ हम यहाँ पर देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर हम जो एग्रीगेट डिमांड ले रहे हैं, एग्रीगेट डिमांड है क्या वो आगे हम विस्तृत रूप से इसको समझेंगे, डिटेल में इसको समझेंगे। तो यहां पर जो वैल्यू हम लेंगे वो सभी वैल्यू एक्स आंटे मेजरमेंट में होगी। ध्यान दीजिएगा, किसमें? एक्स आंटे मेजरमेंट। एक्स आंटे क्या है? प्लान्ड। हम आने वाले समय के लिए इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम को डिस्कस कर रहे हैं। आने वाले समय में इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम कहां एस्टेब्लिश होगा, आउटपुट कहां रहेगा, एम्प्लॉयमेंट कहां रहेगा, एडी क्या होगी, एस क्या होगा। तो ये सब कुछ हम यहाँ पर इस प्रकार से मैनेज करेंगे। मैनेज क्या करेंगे? हम सिर्फ और सिर्फ एक्स आंटे पर फोकस करेंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, अब यहाँ पर जो कंजप्शन है उसकी भी 2 वैल्यूज हो गई। कंजप्शन की 2 वैल्यूज कौन सी हो गई? एक तो है एक्स आंटे कंजप्शन और दूसरा एक्स पोस्ट कंजप्शन। एक्स आंटे कंजप्शन मतलब जितने भी हाउस होल्ड्स पूरी इकोनॉमी में हैं
वो कितना प्लान कर रहे हैं कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में, वो कितना खर्च करेंगे, वो हम यहां पर लेते हैं। ठीक है, एक्सपोज्ड कंजप्शन, एक्चुअल कंजप्शन कितना रहा, सिंपल सी बात है। अब साथ साथ इसके हम देखें तो एक्स आंटे सेविंग्स क्या है, सिंपल प्लान सेविंग, मतलब जितना भी सेविंग प्लान की जा रही है हाउस होल्ड द्वारा, वो सब हम यहां पर लेते हैं। अब सेविंग फंक्शन है कि आगे जाके हम समझेंगे इसको। ठीक है, एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, आने वाले टाइम पीरियड में जितना भी इन्वेस्टमेंट फर्में कर रही हैं या करने का प्लान कर रही हैं, जो कि इंटरेस्ट रेट पर डिपेंड होता है, वो सब यहां पर लेंगे। अब इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम कहां होगा, सिंपल सा, जहां पर एक्स आंटे सेविंग और एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होंगे। अब कैसे होंगे बराबर, वो भी हम आगे देखेंगे। हम पहले एडी को समझना होगा, फिर एएस को समझना होगा। एडी जो कि कहलाता है एग्रीगेट डिमांड, एएस जो कहलाता है एग्रीगेट सप्लाई, आपने बुक में पढ़ा होगा। हम यहाँ पर उन चीजों को वापस समझने की कोशिश कर रहे हैं। आपने क्लास में, स्कूल में, कॉलेज में, घर पे, कहीं पे भी आपने पढ़ा होगा एग्रीगेट डिमांड क्या है, तो यहां पर हम उसको शॉर्ट में रिव्यू कर रहे हैं, वापस रिवाइज के रूप में ले रहे हैं, तो ये थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से जो भी मेजरमेंट है, जैसे कि आप देख सक रहे हो, एक्सपोज सेविंग क्या है, एक्सपोज इन्वेस्टमेंट क्या है, एक्सपोज सेविंग, एक्सपोज इन्वेस्टमेंट, ये सब क्या है, कुल मिलाकर दो प्रकार के वेरिएबल होंगे। एक तो होगा एक्स आंटे वेरिएबल जो कि प्लान कहलाता है, और दूसरा कहलाएगा एक्सपोज वेरिएबल जो कि एक्चुअल कहलाता है। और ये ध्यान रखिएगा, इस पूरी यूनिट में, इस पूरी यूनिट को चाहे 2 चैप्टर में डिवाइड करके स्टडी करें या 3 चैप्टर में डिवाइड करके स्टडी करें, हम जितने भी वेरिएबल उठाएंगे वो सभी वेरिएबल एक्स आंटे होंगे, प्लान्ड वैल्यूज होगी। ठीक है, अब बात आती एग्रीगेट डिमांड क्या है। एग्रीगेट डिमांड सिंपल सा है, टोटल प्लान्ड एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज इन अ ईयर। बस एक ही फंडा यहां पर कि एक साल भर में कितनी यहां पर गुड्स एंड सर्विसेज पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो सब यहां पर एग्रीगेट डिमांड कहलाएगा। ध्यान दीजिएगा, अब एक्सपेंडिचर किस किस रूप में हो सकता है, या फॉर्मूला देख रहे हो सामने, एड इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम। याद आया कुछ? नेशनल इनकम जब हम स्टडी करते हैं उसमें 3 मेथड उसको स्टडी करने की, वैल्यू एडेड मेथड या प्रोडक्ट मेथड, इनकम मेथड, और तीसरा है एक्सपेंडिचर मेथड। ये एक्सपेंडिचर मेथड को ही रिफ्लेक्ट कर रहा है। सी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, आई इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, एंड एक्स माइनस एम यहां पर नेट एक्सपोर्ट को डिनोट करता है। यानी कुल मिलाकर एक साल भर में, इन ईयर, एक साल भर में टोटल कितना खर्चा हो रहा है, वो खर्चा कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में, वो खर्चा इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में, वो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में, और एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट इसको कहते हैं, इसके रूप में यहां पर हो सकता है। ठीक है, तो क्या देख रहे हो यहां पर कि प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। दूसरा, एडी की फुल फॉर्म क्या है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को रिप्लेस करता है, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर को रिप्रेजेंट करता है, जो कि प्लान्ड वैल्यू जैसे मैंने बताया। और तीसरा, ये फ्लो वेरिएबल है। क्या है ये? फ्लो वेरिएबल। क्यों? क्योंकि हम इसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड में मेजर कर रहे हैं। किस में मेजर कर रहे हैं? टाइम पीरियड में। स्टॉक एंड फ्लो 2 प्रकार के कॉन्सेप्ट होते हैं। स्टॉक को पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेजर करते हैं, जैसे कि आपके बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है, आपकी जेब में कितना पैसा पड़ा हुआ है, वेल्थ का, ये सभी क्या स्टॉक कहलाते हैं। फ्लो जिसको हम टाइम पीरियड मेजर करते हैं, नेशनल इनकम हुआ, ये एग्रीगेट डिमांड है, इसको साल भर में कितना खर्चा हो रहा है, इसलिए इसका मतलब ये फ्लो वेरिएबल कहलाएगा। ठीक है, अब एक बात ध्यान दीजिएगा, मार्केट डिमांड में सिर्फ हम एक गुड के बारे में डिस्कस करते हैं, जबकि एग्रीगेट डिमांड में, इकोनॉमी में जितनी भी गुड्स हैं, आप जहां पर ये वीडियो देख रहे हो, आपके कमरे में, चाहे आप मोबाइल पर देख रहे हैं, टैबलेट पर देख रहे हैं, एंड्रॉइड टीवी पर देख रहे हैं या लैपटॉप पर देख रहे हैं, आप जहां पर बैठे हैं वहां पर पंखा होगा, एसी होगा, कूलर होगा, चेयर है, ट्यूबलाइट है, एलईडी बल्ब है, आप बेड पर बैठे हैं, चेयर पर है, टेबल है, कितने सारे आइटम, एक बार नजर घुमाइए कमरे में। तो एक कमरे में सिर्फ इतनी सी चीजें हैं, तो सोचिए पूरी इकोनॉमी में कितने सारे प्रोडक्ट यहां पर प्रोड्यूस होते हैं। तो जितने भी प्रोडक्ट हैं, उन सभी प्रोडक्ट की डिमांड एक साल भर में कितनी है, वो एग्रीगेट डिमांड है। आए समझ में? एक साल भर में
जितने भी प्रोडक्ट की डिमांड पूरी इकोनॉमी हो रही है, जितने भी प्रोडक्ट पर एक्सपेंडिचर किया जा रहा है, चाहे वो कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में हो, चाहे वो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के रूप में है, या फिर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, या फिर नेट एक्सपोर्ट के रूप में है, उन सबको हम यहां पर लेते हैं। ठीक है, तो एक एक करके देखते हैं क्या है। देख सकते हैं आप यहां पर सबसे पहला जो है वो है कंजप्शन एक्सपेंडिचर। अभी मैंने बताया कौन करता है, ये हाउस होल्ड स्पेंडिंग है। कंजप्शन एक्सपेंडिचर कौन करेगा? परिवार, आप और हम जिस परिवार में रहते हैं, मतलब जो नॉर्मल हाउस होल्ड है, जो परिवार है, वो कितना खर्चा करे इकोनॉमी में। चाहे वो टीवी परचेज कर रहे हो, चाहे वो फ्रिज परचेज कर रहे हो, चाहे वो शूज परचेज कर रहे हैं, बेडशीट परचेज कर रहे हैं, कार परचेज कर रहे हैं, ये सभी कंजप्शन एक्सपेंडिचर में आएंगे। और ये किस पर डिपेंड करेगा? डिस्पोजेबल इनकम पर। किस पर? डिस्पोजेबल इनकम। डिस्पोजेबल इनकम मतलब वह इनकम जो कंज्यूम करने लायक है, यूज करने लायक है। अब बात आती है यूज करने लायक इनकम तो सब हो गई। जैसे कि सपोज मेरी एनुअल इनकम 10 लाख रुपए है, ठीक है, तो मैं 10 लाख रुपए यूज करूंगा? नहीं। पता है आपको, गवर्नमेंट कुछ पैसा अपनी सर्विसेज के बदले में लेती है, उसको अपन कहते हैं टैक्स। क्या कहेंगे यहां पर? टैक्स। तो गवर्नमेंट जो टैक्स ले रही वो यहां पर माइनस करने होंगे। सपोज अगर मैं 1 लाख रुपए टैक्स देता हूं, तो कुल मिलाकर 10 लाख मेरी इनकम एनुअल, उसमें से 1 लाख टैक्स दे दिया। कितना मैं यूज कर सकता हूं? 9 लाख, 9 लैक्स। तो ये जो 9 लैक्स है, 9 लाख है, वो मेरी डिस्पोजेबल इनकम है। ठीक है, तो यहां पर ध्यान रखिएगा, जो इनकम ली जा रही है वो इनकम डिस्पोजेबल इनकम होगी, यानी टोटल इनकम माइनस टोटल टैक्सेस। और जैसे कि मैंने बताया, यहां पर हम प्लांट वैल्यू को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो सब कुछ प्लांट वैल्यू होगी। नेक्स्ट इसका जो कंपोनेंट देख रहे हैं वो है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। अब इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, इसको थोड़ा सा हम यहां पर समझेंगे। तो देख सकते हो कि इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या है, इसको थोड़ा सा हम यहां पर टच करेंगे। फर्म्स स्पेंडिंग ऑन कैपिटल गुड्स एंड इन्वेंट्रीज, मतलब ये है कि पूरे साल भर में फर्म में कितना इन्वेस्टमेंट करेगी ऑन कैपिटल गुड्स, और दूसरा उनके पास इन्वेंटरी स्टॉक कितना पड़ा हो उस पर। कैपिटल गुड्स, जैसे कि इन्वेस्टमेंट की डेफिनेशन भी है, इन्वेस्टमेंट इज द कैपिटल फॉर्मेशन प्रोसेस। और इन्वेंट्रीज आर अनसोल्ड फिनिश्ड गुड्स और सेमी फिनिश्ड गुड्स विच अ फर्म कैरी फ्रॉम 1 ईयर टू द नेक्स्ट ईयर। मतलब वह अनसोल्ड गुड है, बिना बिका माल है, जो फर्मों का नहीं बिका है, वो फर्म में आगे अपने साल में उसको ऐड करती है, उसका यूज करती है, उसमें भी फर्मों का पैसा लगा हुआ है। तो ये सब कुछ यहां पर इन्वेस्टमेंट में काउंट होगा। ठीक है, फिर आता है नेक्स्ट कंपोनेंट इसका, वो है जी मतलब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट स्पेंडिंग ऑन कंजप्शन, पब्लिक सर्विसेज एंड इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। अब ध्यान देखना, गवर्नमेंट जो है वो पब्लिक सर्विसेज पे भी पैसा खर्च करती है, जैसे कि हेल्थ पे हॉस्पिटल बना है, हमें फ्री में सुविधाएं मिलती है, हम हॉस्पिटल जाते हैं, हमारा इलाज हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। मगर जिस हॉस्पिटल में अपन जा रहे हैं वो हॉस्पिटल बना है, उसमें भी पंखे लगे हैं, उसमें आईसीयू है, उसमें भी एयर कंडीशनर लगे हुए हैं, बेड शीट है, बहुत सारी चीजें हैं, वो भी तो गवर्नमेंट को परचेस करनी पड़ी ना। तो पब्लिक सर्विसेज में जो भी खर्चा कर रहे हैं वो सब इसमें आ जाएगा। साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर पर एक्सपेंडिचर हो रहा है, गवर्नमेंट फ्लाईओवर बनाती है, रोड बनाती है, डैम बना रही है, तो इसमें जो भी खर्चा हो रहा है गवर्नमेंट का साल भर में, वो सब हम यहाँ पर डिनोट करते हैं। ठीक है, याद रहेगा। और ध्यान रखिएगा, ये जो जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है वो पर्टिकुलरली वेलफेयर पॉलिसीज पे डिपेंड करता है। गवर्नमेंट वेलफेयर कितना करना चाह रही है, गवर्नमेंट चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा वेलफेयर, तो जाहिर सी बात है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ज्यादा होगा। गवर्नमेंट चाह रही है कि वेलफेयर करना ही नहीं, तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी कम होगा। तो ये जो वैल्यू है टोटली इस पर डिपेंड करेगी। ठीक, फिर आता है नेट एक्सपोर्ट्स, अगला पार्ट। नेट एक्सपोर्ट सिंपल सा है कि हमारा प्रोडक्ट बाहर सेल हो रहा है, मतलब हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और हम फॉरेन प्रोडक्ट की डिमांड कर रहे हैं, मतलब वो इंपोर्ट है। तो इन दोनों का डिफरेंस यहां पर हम क्रिएट करेंगे। अगर ये डिफरेंस प्लस में रहता है, माइनस में रहता है, वो सब हम इसमें इंक्लूड करेंगे। तो सिंपली आप देख सकते हो, नेट एक्सपोर्ट इज इक्वल टू एक्स माइनस एम। एक्स क्या है? फॉरेन डिमांड फॉर डोमेस्टिक गुड, मतलब हम बाहर जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो, और एम जो है डोमेस्टिक डिमांड फॉर फॉरेन गुड्स, मतलब हमारे घर में हमारे जो सिटीजन्स, हमारे जो पीपल है, या हमारे जो रेजिडेंट्स हैं, वो फॉरेन गुड्स की डिमांड जो कर रहे हैं, हम जो इंपोर्ट कर रहे हैं, इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पर
नेट एक्सपोर्ट्स कहलाता है, क्योंकि इस पर जो भी डिफरेंस आएगा, चाहे वो 100 करोड़ आए, 500 करोड़ आए, जो भी डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस हम यहाँ पर नेट एक्सपोर्ट्स के रूप में लेंगे। और ध्यान रखना, ये जो एक्सपेंडिचर डिपेंड किस पे करेगा? एक्सचेंज रेट पर, प्राइजेस पर, ट्रेड पॉलिसी पर, जो हम आगे जाकर 11th और 12th चैप्टर, इसके जो लास्ट चैप्टर है फॉरेन ट्रेड, उसमें थोड़ा सा इसको टच करेंगे, उसमें इसको डिटेल में समझेंगे। हमारा मेन फोकस है इस वीडियो में, इस चैप्टर में, एग्रीगेट डिमांड को समझना। एग्रीगेट डिमांड क्या है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा हम यहां पर फोकस कर रहे हैं। अब आपके सामने एक फ्लो चार्ट है, यानी हमने अभी तक जो भी पार्ट टच किया है एग्रीगेट डिमांड का, यानी उसके जो कंपोनेंट देखे, ध्यान रखना 4 कंपोनेंट है, कितने? दिमाग में फिट कर ले, देयर आर 4 कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड। फर्स्ट इज प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर, देख रहे हैं आप, विच इज डिनोटेड बाय सी। सेकेंड इज investment expenditure, which is denoted by I. Third is government expenditure, which is denoted by G. And last fourth, net exports, X minus M, export minus import, which is denoted by X minus M. तो हमारे पास ये एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला मिलता है। AD is equal to C plus I plus G plus X minus M. AD is equal C plus I plus G plus X minus M. What is C? C प्राइवेट कंजप्शन एक्सपेंडिचर। आने वाले साल भर में टोटल कितना हाउस होल्ड खर्च करेंगे कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में, वो। I total investment expenditure which is planned by all the firms and producers for the coming year on the capital goods and inventories. G total government expenditure on the public services, total government expenditure on the public services and infrastructure which is developed by government of that country. And last, third, X minus M, it is the value of net exports, exports minus import. तो एक बार वापस फॉर्मूला हम रिपीट करेंगे. What is AD? AD फुल फॉर्म एग्रीगेट डिमांड. क्या है? आने वाले साल भर में जितना भी एक्सपेंडिचर होगा, आने वाले साल भर में एक्सपेंडिचर किस रूप में होगा? भैया जी कंजप्शन एक्सपेंडिचर, भैया जी इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, भैया जी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, भैया जी नेट एक्सपोर्ट. तो फॉर्मूला क्या हो गया? AD is equal to C plus I plus G plus X minus M. What is the formula of AD? C plus I plus G plus X minus M. AD का फॉर्मूला क्या है? C plus I plus G plus X minus M. 3-4 बार बोलोगे, अपना दिमाग फिट हो जाए, कभी नहीं भूलोगे. ठीक है. अब हम आगे बढ़ते हैं. जनरली क्या होता है किसी भी इकोनॉमी में, कितने सेक्टर होते हैं बताइए, बोलिए बोलिए, कितने? 4. कितने सेक्टर होते हैं? 4. कौन कौन से सेक्टर? हाउस होल्ड सेक्टर, फर्म सेक्टर, गवर्नमेंट सेक्टर एंड एक्सटर्नल सेक्टर. अब हम चारों सेक्टर को लेकर एक साथ स्टडी करेंगे तो यहां पर स्टडी बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी. हम जो एग्रीगेट डिमांड, एग्रीगेट सप्लाई, इन सबको समझने की कोशिश करें, थोड़ी दिक्कत आएगी. हालांकि आगे जाकर गवर्नमेंट और एक्सटर्नल सेक्टर को इंक्लूड करेंगे आगे आने वाली यूनिट्स में, चैप्टर्स में, मगर यहां पर फोकस हमारा यही रहेगा. वी इंक्लूड ओनली 2 सेक्टर्स ऑफ एन इकोनॉमी, विच आर हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर या फर्म सेक्टर. कौन से 2 सेक्टर लेंगे हम? हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर और फर्म सेक्टर. ठीक है. तो हम 4 को न लेकर सिर्फ 2 सेक्टर यहां पर लेंगे, हाउस होल्ड सेक्टर एंड प्रोड्यूसर सेक्टर. तो इसका मतलब 2 सेक्टर मॉडल में, किसमें? ये 2 सेक्टर मॉडल में एडी के कौन कौन से कंपोनेंट हो जाएंगे? फर्स्ट इज कंजप्शन डिमांडेड बाय हाउस होल्ड्स एंड सेकंड इज इन्वेस्टमेंट डिमांडेड बाय प्रोड्यूसर्स. तो इसका मतलब अब एडी का फॉर्मूला क्या हो गया? एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई. सिंपल सा यार, छोटा सा फॉर्मूला है. अभी हम फॉर्मूले की बात कर रहे थे, एडी क्या है? सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम. ये तो आपको लिखना ही है. किसमें? जब आपको एडी के बारे में पूछे एग्जाम में, व्हाट इज एडी, व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ एग्रीगेट डिमांड, तो आपको चारों डिस्क्राइब करने होंगे. हो सकता है एक भी पूछे, 2 भी पूछे, मगर जब हम यहाँ पर 2 सेक्टर मॉडल को डिस्कस करेंगे तो एडी यहाँ पर सी प्लस आई के रूप में हम लिखेंगे. अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं हो, सी प्लस आई भी लिख देते हैं और आप लिख देते हैं कि इट इज यूज इन द 2 सेक्टर मॉडल, तो भी आपके लिए करेक्ट होगा. यहां पर कोई गलती नहीं होगी. ठीक है. तो देख सकते हो यहां पर एडी क्या है? सी प्लस आई.
तो जैसा कि मैंने आपको कहा था जनरली कितने 4 कंपोनेंट होते हैं, मगर हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने क्लोज इकोनॉमी की। क्लोज इकोनॉमी है, इसका मतलब फॉरेन ट्रेड और गवर्नमेंट। ठीक है, फॉरेन ट्रेड और ये जो गवर्नमेंट है इसको अपन इग्नोर करेंगे। ठीक है, किस किस को? एक तो फॉरेन ट्रेड और दूसरा गवर्नमेंट। तो इसका मतलब एडी के 2 पार्ट हो गए, सी प्लस आई। ज्यादा लंबा हो रहा है वीडियो, कोई बात नहीं, थोड़ा सा पॉज करके चाय वाय पी लो, पानी वानी पी लो, फिर आ जाओ वापस, आगे बढ़ जाओ। पर हाँ, ध्यान रखना अब हम लास्ट फेज में पहुंच रहे हैं और ये बहुत काम का है। एग्जाम में इससे रिलेटेड ही बहुत ज्यादा फोकस आपको करना पड़ता है। हम यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड वास्तव में होती क्या है, टेबल में इसको समझेंगे, डायग्राम बनाना सीखेंगे। तो 2 घूंट पानी पी लो, ठीक रहेगा, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। देखो अब यहाँ पर हम एडी की बात करते हैं तो एडी इनकम के साथ पॉजिटिवली रेस्पॉन्ड करती है। हम यहाँ पर पर्टिकुलर एक कमोडिटी की डिमांड के बारे में देखें तो भी पॉजिटिव इफेक्ट ही होता है। पढ़ा होगा ना आपने माइक्रो इकोनॉमिक्स में, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस डिमांड फॉर अ कमोडिटी आल्सो इंक्रीजेस। सेम यहां पर भी तो है। अरे भैया जी, अगर इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी, साफ बात है। देख रहे हो, ये इनकम बढ़ेगी तो एग्रीगेट डिमांड बढ़ेगी। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं, ये देखो, दिख रहा है आपको? ये यहां पर क्या है, व्हेन इनकम इंक्रीजेस एडी आल्सो इंक्रीजेस। अब एग्रीगेट डिमांड है क्या? सभी कमोडिटीज की डिमांड का टोटली तो है। अभी मैंने बताया जितनी भी प्रकार की गुड्स एंड सर्विसेज हम डिमांड करने वाले हैं, जो भी हम प्लान कर रहे हैं, एक्स-एंटे वैल्यूज है, वो सभी तो है। और अगर इनकम कम होगी तो जाहिर सी बात है एग्रीगेट डिमांड भी कम होगी। तो क्या कह सकते हैं, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन इनकम एंड एग्रीगेट डिमांड। ध्यान रखिएगा, एमसीक्यूज में या फिर 3 या 4 नंबर में कहीं भी आपको एक्सप्लेन करने से रिलेटेड पूछे तो आप इसमें बिल्कुल भी घबराए नहीं। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो इनकम और एग्रीगेट डिमांड है ये दोनों आपस में एक दूसरे में पॉजिटिवली रिलेटेड है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं वापस। तो आपके सामने टेबल भी है और डायग्राम भी है। पहले अपन टेबल को उठाते हैं। ठीक है, लास्ट फेज में आ गए वीडियो में, जाइएगा मत, ध्यान रखना। हाँ, अगर अभी आपने इसको अच्छे समझ लिया तो डेफिनेटली एग्जाम में आप फाड़ दोगे, मतलब जो भी क्वेश्चन होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो देख सक रहे हो सबसे पहला कॉलम कौन सा है, इनकम का। ठीक है, इनकम बढ़ रही क्या है, 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, ये हो गई इनकम। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो कॉलम है अपने पास, कंजप्शन। अब ये कंजप्शन जीरो इनकम लेवल पे कुछ ना कुछ कंजप्शन आप देख रहे हो। अब जीरो इनकम पर भी कंजप्शन, ये कभी पॉसिबल है क्या? इनकम कुछ नहीं हो तो भी कंजप्शन। सपोज किसी पर्सन की इनकम कुछ नहीं, तो क्या बिल्कुल कंज्यूम नहीं करेगा, भूखा मरेगा, मर जाएगा क्या? नहीं, वो कुछ ना कुछ बेसिक नीड्स पर एक्सपेंडिचर करेगा, रोटी कपड़ा मकान। वही चीज इकोनॉमी में भी है। तो जीरो इनकम लेवल पर जो भी कंजप्शन होगा उसे कहते हैं अपन ऑटोनोमस कंजप्शन। क्या कहेंगे उसको? ऑटोनोमस कंजप्शन। ध्यान दीजिएगा, ठीक है। फिर जैसे जैसे इनकम इंक्रीज हो रही है वैसे वैसे यहां पर जो कंजप्शन है वो भी इंक्रीज हो रहा है। पर एक बात देख रहे हैं, इनकम के जिस प्रोपोर्शन में इनकम चेंज हो रही है उस प्रोपोर्शन में कंजप्शन चेंज नहीं हो रहा है। मतलब इनकम तो बढ़ रही है 100, 200, 300, 400, 500, 600, 100 के चेंज में, जबकि कंजप्शन है 40, 120, 200, 280, मतलब 80 के चेंज में। ये क्यों होता है, कैसे होता है, हम आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। ये कंजप्शन फंक्शन से रिलेटेड है, ठीक है। तो देख सक रहे हो आप, फर्स्ट कॉलम है इनकम का, सेकंड कॉलम कंजप्शन, थर्ड कॉलम इन्वेस्टमेंट। ध्यान रखना, हम यहां पर जो इन्वेस्टमेंट एज्यूम कर रहे हैं वो एजम्पशन अपन यही मान रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट कांस्टेंट है। अगर इन्वेस्टमेंट को चेंज माना तो दिक्कतें क्रिएट हो जाती हैं। इसलिए समझने के लिए यहां पर इन्वेस्टमेंट को कांस्टेंट माना गया है, ठीक है। और जैसा कि पता है कि एडी का फॉर्मूला 2 सेक्टर मॉडल में क्या है, C+I। क्या है? C+I। तो आप देख सकते हो यहां पर जो एडी का जो फॉर्मूला है वो C+I। क्या क्या हमने, कंजप्शन 40, इन्वेस्टमेंट 20, कितना हो गया टोटल 60। फिर आगे बढ़े, कंजप्शन 120, इन्वेस्टमेंट 20, 140। तो इस प्रकार से इन दोनों को प्लस करके अपने यहां पर एडी को फॉर्म किया है।
तो कुल मिला के बेटा ये देख सकते हो आप, ये जो हम एडी फाइंड करेंगे वो कैसे फाइंड करेंगे, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई, जो भी कंजम्पशन एक्सपेंडिचर होगा और जो ऑटोनोमस इन्वेस्टमेंट होगा उन दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमें यहाँ पर एग्रीगेट डिमांड मिलेगी। देख सकते हो सामने आपके सामने टेबल है, बुक पे भी आप देख सकते हो, वेरियस बुक पे मिलेगी, चाहे तो आप इसको पॉज करके उतार भी सकते हैं टेबल को। अब हम देखते हैं इसका डायग्राम, ड से डायग्राम। अब ये ड से डायग्राम क्या है आपके सामने, देख सकते हो सामने हमने यहां पर कंजप्शन को लिया जो कि लगातार ऊपर बढ़ रहा है और देखा था कि जीरो इनकम लेवल पर 40 कंजप्शन है। ठीक है, तो ये कुछ ऊपर से स्टार्ट हो रहा है जिसको अपन कहते हैं सी पास, इसको डिनोट करते हैं और ये कहलाता है ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। क्या कहेंगे इसको अपन, ऑटोनोमस कंजप्शन एक्सपेंडिचर। ठीक है, तो ये तो कंजप्शन का हो गया। दूसरा इन्वेस्टमेंट का, हमने यहां पर इन्वेस्टमेंट को क्या माना है, ऑटोनोमस, जो कि कांस्टेंट रहेगा। ऑटोनोमस का मतलब होता है स्वायत्त, मतलब ये इनकम से अनअफेक्टेड है। कंजप्शन तो इनकम पर डिपेंड करेगा, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी कंजप्शन बढ़ेगा, पर यहां पर इन्वेस्टमेंट नहीं बढ़ेगा। यहां पर हम इन्वेस्टमेंट को मान रहे हैं कांस्टेंट। ठीक है, तो 20 तो हो गया कंजप्शन जीरो इनकम पर, 40 हो गया कंजप्शन, दोनों को प्लस किया तो जीरो पर टोटल एग्रीगेट डिमांड हो जाएगी 60। क्या हो जाएगी 60, यानी 60 से स्टार्ट होगा और ये ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा। ठीक, अब आप क्या देख रहे हो, एडी और कंजप्शन कर्व, ये एडी कर्व है सी प्लस आई और ये कंजप्शन कर्व है, दोनों अपवार्ड स्लोपिंग है। ठीक है, मगर इन दोनों के बीच में डिफरेंस कांस्टेंट है। अब ये डिफरेंस कांस्टेंट क्यों है, हमने फॉर्मूला क्या लिखा एडी का, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई। तो इसका मतलब एडी और सी, इन दोनों का डिफरेंस क्या हो गया, इन्वेस्टमेंट। इन दोनों का डिफरेंस क्या है, इन्वेस्टमेंट। देख सकते हो यहां पे इन दोनों का डिफरेंस इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट क्या है, कांस्टेंट है कांस्टेंट। तो इसका मतलब यहां पर एडी और यहां पर जो आप देख सकते हो एडी और कंजप्शन है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस कांस्टेंट है, इसलिए दोनों ही कर्व पैरेलल बन रहे हैं। ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो अब एग्जाम में आपको जब पूछे तो ध्यान रखिएगा, आपको यहां पर तो डिनोट करना है इनकम, यहां पर डिनोट करना है एग्रीगेट डिमांड। अब एग्रीगेट डिमांड कैसे बना है, इन्वेस्टमेंट और कंजप्शन इन दोनों को प्लस करके बनाया है। ठीक है, अब इसको ये देख सकते हो यहां पर थोड़ा सा मैं पीडीएफ को बड़ा करके आपके लिए स्पेस बना देता हूं। यहां पर हम ये आपने वाई एक्सिस, ये एक्स एक्सिस। ठीक है, और जब भी एडी पूछे तो आप सिंपल सा एडी इस प्रकार से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, एडी, और यहां वो लिख सकते हैं ब्रैकेट में सी प्लस आई, यहां हो जाएगा इनकम या एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। हाँ, फॉर्मेशन पूछिए तब आपको यहां पर इसके साथ साथ कंजप्शन कर और इन्वेस्टमेंट कर, ये भी आपको बनाने पड़ेंगे। ठीक है, तो देख सकते हो ये पूरा एग्रीगेट डिमांड अभी तक इस पूरे वीडियो में अपन देख रहे हैं। एग्रीगेट डिमांड क्या है, उसके कर्व कैसे बनता है, टेबल क्या है, वो भी हमने देखा है। तो एक शॉर्ट रिकैप जल्दी से वापस पूरा आज इस वीडियो में जो भी अपन ने देखा है, पढ़ा है, समझा है, एक बार वापस थोड़ा सा टच कर लेते हैं। बेटा जी, हम इस यूनिट में एग्रीगेट डिमांड और रिलेटेड कॉन्सेप्ट पर फोकस कर रहे हैं, जिसमें स्टार्टिंग में एग्रीगेट डिमांड पर फोकस करेंगे। आगे आने वाले वीडियो में एग्रीगेट सप्लाई, कंजप्शन फंक्शन, सेविंग फंक्शन, फलाना टीम का जितने भी कॉन्सेप्ट है सबको टच करेंगे अपन, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। मगर यहाँ पर हमें थोड़ा सा ये देखना है कि एग्री डिमांड क्या है। तो देखा था एक्स आंटे एक्स पोस्ट दो प्रकार के वेरिएबल है, जो हम यहाँ पर एक्स आंटे वेरिएबल को लेते हैं जो कि प्लांट कहलाता है। फिर एक्स आंटे कंजप्शन, एक्स आंटे एक्स पोस्ट कंजप्शन, एक्स आंटे सेविंग, एक्स पोस्ट सेविंग, एक्स आंटे इन्वेस्टमेंट, एक्स पोस्ट इन्वेस्टमेंट, सब ये हो जाएंगे। बिल्कुल भी घबराना नहीं है, जहां पे भी एक्स आंटे आ जाए इसका मतलब प्लांट, और जहां पे भी एक्स पोस्ट आ जाए उसका मतलब एक्चुअल, बस उससे रिलेटेड आपको लिखना है। फिर एग्रीगेट डिमांड क्या है वो ऊपर समझा। एग्रीगेट डिमांड का फॉर्मूला क्या है, एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस एक्स माइनस एम। एडी इज इक्वल टू सी प्लस आई प्लस जी प्लस एक्स माइनस एम, ये अपन ने देखा, डिटेल में समझा कि सी क्या है, आई क्या है, जी क्या है, एक्स माइनस एम क्या है। ये इसका फ्लो चार्ट है जो आपके सामने है। फिर हमने दो सेक्टर मॉडल को लिया जहां सी प्लस आई हो जाएगा, इनकम और एडी में क्या रिलेशनशिप है वो हमने यहाँ पर देखा है, और साथ साथ टेबल और डायग्राम क्या है वो हमने यहाँ पर देखा है, समझा है। तो बच्चों, दोस्तों इसलिए बोल रहा हूं, हो सकता है कोई तैयारी कर रहा हो, तो हर एक पर्सन को बच्चा तो नहीं बोल सकते हैं। मुझे पूरी आशा है कि इस वीडियो में हमने जो भी एग्रीगेट डिमांड से
रिलेटेड समझा है वो आपको पूरा समझ में आया होगा। अगर वास्तव में लगा है कि हाँ कुछ मेहनत हुई इस वीडियो में, आपको समझ में आया है, तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना। जो भी आपको लगे कमेंट माइंड में आ रहा है कमेंट जरूर करना। और आगे आपको किस प्रकार के वीडियो चाहिए कॉन्सेप्ट में इससे रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा। अगर अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, और अपने दोस्तों में भी इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री कृष्ण।